नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के खास विश्लेषण में। आज हमारे सामने जीव विज्ञान की एक किताब का अध्याय है। शीर्षक है पादप जगत। अब स्कूल के दिनों की याद करके इससे सिर्फ पौधों के वर्गीकरण की एक उबाऊ लिस्ट मत समझिएगा। हमारा मकसद रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है कि कैसे वैज्ञानिकों ने पौधों को देखने और समझने का अपना नजरिया बदला। हम सफर शुरू करेंगे पानी में तैरने वाली साधारण सी काई से और विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पहुंचेंगे आज के विशाल फल और फूलों वाले पेड़ों तक। ये एक तरह से पृथ्वी पर पौधों के लाखों साल के इतिहास की एक तेज रफ्तार यात्रा है। बिल्कुल। और इस यात्रा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम देखेंगे कि वर्गीकरण के तरीके खुद कैसे विकसित हुए हैं। हम शुरू करेंगे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सिस्टम से, जहां पौधों को सिर्फ उनकी बाहरी बनावट जैसे रंग या पत्तियों की संख्या के आधार पर बांट दिया जाता था। और फिर हम पहुंचेंगे आज के फाइलोजेनेटिक सिस्टम तक, जो पौधों के डीएनए और उनके विकासवादी रिश्तों यानी कौन सा पौधा किसका दूर का रिश्तेदार है, इस पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि जीवन के विकास की एक जासूसी कहानी है। तो चलिए इस जासूसी कहानी के पर्दे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन शुरुआती सिस्टम्स की। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ बाहरी लक्षणों पर आधारित थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक लिनियस का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही था, जो मुख्य रूप से फूलों में वो पुंकेसर की संख्या पर आधारित था। ये तो ऐसा हुआ कि हम इंसानों को सिर्फ उनके कद के हिसाब से ग्रुप में बांट दें। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, स्रोत में साफ लिखा है कि ऐसे सिस्टम में वानस्पतिक लक्षणों मतलब जैसे पत्तियों का आकार और लैंगिक लक्षणों दोनों को बराबर महत्व दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि पत्तियों का आकार तो पर्यावरण से बदल सकता है। बिल्कुल, वही तो बात है। जैसे पानी की कमी या ज्यादा धूप, इन सब से वो आसानी से बदल सकता है। तो ये एक भरोसेमंद तरीका नहीं था। इसीलिए बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणालियां आईं, जैसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर की प्रणाली। उन्होंने सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विशेषताओं को भी शामिल किया। आंतरिक विशेषताएं जैसे कि पौधे का एक तरह से एक्सरे करना, आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें पौधे की आंतरिक शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी, उसका भ्रूण कैसे विकसित होता है और उसके अंदर कौन से रसायन हैं, इन सब बातों पर गौर किया गया। इससे पौधों के बीच के रिश्ते ज्यादा स्वाभाविक तरीके से सामने आए। तो मतलब हम पौधों को सिर्फ देखकर वर्गीकृत करने से आगे बढ़ गए। अब तो हमारे पास और भी आधुनिक औजार होंगे। स्रोत में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी जैसे कुछ भारी भरकम शब्द हैं। इन्हें देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये जासूसी के आधुनिक तरीके हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को सैकड़ों लक्षण जैसे पत्तियों की लंबाई, पंखुड़ियों का रंग, बीजों का आकार, सब कुछ बता दिया जाता है। और फिर कंप्यूटर बिना किसी पक्षपात के उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। अच्छा, तो ये हुआ डेटा विश्लेषण। और साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो का मतलब तो कोशिका होता है। एकदम सही पकड़ा। साइटोटैक्सोनॉमी में हम माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिका की जासूसी करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। ये किसी अपराधी के फिंगरप्रिंट मैच करने जैसा है। और कीमोटैक्सोनॉमी में हम पौधे के रासायनिक फिंगरप्रिंट यानी उसके अंदर मौजूद खास केमिकल्स का विश्लेषण करते हैं ताकि उनके रिश्तों को सुलझा सकें। ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर देते हैं। चलिए अब इन तरीकों का इस्तेमाल करके पौधों की कहानी में गोता लगाते हैं। शुरुआत सबसे सरल जीव से करते हैं, शैवाल यानी एल्गी, जिन्हें हम आम भाषा में काई कहते हैं। इस अध्याय में एक बात पढ़कर तो मैं हैरान रह गया। लिखा है कि पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण, उसका कम से कम आधा हिस्सा अकेले शैवाल करते हैं। ये कमाल की बात है ना? जब हम पृथ्वी के फेफड़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अमेज़न के जंगल आते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में आधा काम तो तालाब की काई और समंदर में मौजूद ये नन्हे शैवाल कर रहे हैं। ये तो हमारे ग्रह के गुमनाम हीरो हुए। और ये है भी कितने अलग अलग तरह के। एक तरफ तो एक कोशिका वाले कोलेरा जैसे शैवाल हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ विशाल कैल्प्स हैं जो समुद्र में 100-100 मीटर तक ऊंचे उग सकते हैं। मतलब एक पूरी पानी के नीचे की जंगल दुनिया। और ये सिर्फ तालाबों या समंदर में ही नहीं मिलते। स्रोत बताता है कि वे नम पत्थरों पर, गीली मिट्टी में, अच्छा, और यहाँ तक कि स्लॉथ बेयर जैसे जानवरों के बालों पर भी उगते हैं।
यह प्रकृति का एक अद्भुत तालमेल है। इस अध्याय में उनके आर्थिक महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि पोरफायरा, लैमिनेरिया जैसी लगभग 70 समुद्री शैवाल प्रजातियों को भोजन के रूप में खाया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो क्लोरेला के बारे में है। एक मिनट, इसमें लिखा है कि अंतरिक्ष यात्री भी इसे खाते हैं। क्या ये वही काई है जो हमें तालाब में दिखती है या कुछ खास तरह की होती है? नहीं, ये तालाब वाली काई नहीं है। क्लोरेला एक खास तरह का एक कोशिकीय हरा शैवाल है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसे नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है और ये पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत है। अंतरिक्ष में जहां ताज़ा खाना ले जाना मुश्किल है, ये एक सुपर फूड की तरह काम करता है। वाह! और खाने के अलावा भी इनके बहुत उपयोग हैं। स्रोत में एल्जिन और कैरागिन जैसे हाइड्रोकोलाइड्स का जिक्र है, ये क्या चीजें? ये पानी को सोखने वाले पदार्थ है जिन्हें आप जेलेटिन की तरह समझ सकते हैं। भूरे शैवाल से मिलने वाला एल्जिन और लाल शैवाल से मिलने वाला कैरागिन आइसक्रीम, शेक और सॉस को गाढ़ा और चिकना बनाने के काम आता है। इसी तरह अगर जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवाल से मिलता है, उसका इस्तेमाल जेली बनाने और प्रयोगशाला में बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए एक माध्यम के रूप में होता है। तो अब ये तो साफ है कि शैवाल सिर्फ फिसलन पैदा करने वाली काई नहीं है। स्रोत इन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटता है: हरे, भूरे और लाल शैवाल। ये रंग का भेद क्यों है? ये वर्गीकरण मुख्य रूप से उनमें मौजूद रंगीन पिगमेंट्स पर आधारित है। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी होता है जो उन्हें घास जैसा हरा रंग देता है। भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और सी के साथ साथ फ्यूकोजैंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो उन्हें जैतूनी हरे से भूरे रंग के अलग अलग शेड देता है। और लाल शैवाल? और लाल शैवाल में आर-फाइकोएरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यह लाल पिगमेंट उन्हें समुद्र में बहुत गहराई में भी जीवित रहने में मदद करता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। यह एक तरह का सुपर पावर है। ठीक है, तो अब तक हमारी कहानी पानी में ही चल रही थी। अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पौधे जमीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिलेर कौन थे? स्रोत बताता है कि ये ब्रायोफाइट्स थे, जिनमें मॉस और लिवरवर्ट्स शामिल हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन कहा गया है। ये शब्द सुनकर मुझे स्कूल के दिनों के मेंढक याद आ गए। और यह तुलना बिल्कुल सही है। जैसे मेंढक रहता तो जमीन पर है, लेकिन अंडे देने के लिए उसे पानी में जाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही ब्रायोफाइट्स जमीन पर उग तो सकते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की जरूरत होती है। उनके नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स को तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, और इसके लिए पानी की एक पतली परत भी काफी है, जैसे बारिश की बूंदें या ओस। तो इन्होंने जमीन पर पैर तो रख दिया, लेकिन लगता है एक पैर अभी भी पानी में ही है। और इनकी बनावट भी शैवाल से थोड़ी ही बेहतर थी, है ना? मतलब असली जड़ें, तना या पत्तियां तो इनमें भी नहीं थी। हाँ, उनका शरीर शैवाल से ज्यादा विकसित होता है, जिसे थैलस कहते हैं, पर उसमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती हैं। वे राइजोइड्स नाम की धागे जैसी संरचनाओं से जमीन या चट्टान से चिपके रहते हैं। ये राइजोइड्स उन्हें सहारा तो देते हैं, पर जड़ों की तरह पानी और पोषक तत्व नहीं सोखते। वे यह काम अपने शरीर की सतह से ही करते हैं। लेकिन जमीन पर आने वाले इन पहले पौधों का भी अपना एक बड़ा महत्व रहा होगा। बहुत बड़ा पारिस्थितिक महत्व। वे लाइकेन के साथ मिलकर नंगी चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव होते हैं। वे चट्टानों पर एसिड छोड़ते हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं और मिट्टी बनती है। उन्होंने ही लाखों साल तक मेहनत करके मिट्टी की पहली परत बनाई, जिससे बाद में आने वाले बड़े और विकसित पौधों के लिए जमीन तैयार हुई। अच्छा। वे मिट्टी पर एक घनी चटाई सी बिछा देते हैं, जो बारिश के पानी के सीधे प्रहार को कम करती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। इस समूह में स्फैग्नम मॉस का भी जिक्र है, जिससे पीट मिलता है। ये पीट क्या होता है? स्फैग्नम एक तसक्कर मॉस है जो दलदली इलाकों में उगता है। जब ये मर जाता है तो पूरी तरह सड़ने के बजाय इकट्ठा होता रहता है। हजारों सालों में इकट्ठा हुई ये सामग्री ही पीट कहलाती है। इसे सुखाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, इसकी पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता। ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। इसीलिए नर्सरी में इसका इस्तेमाल पौधों की पैकिंग के लिए किया जाता है, ताकि सफर के दौरान वे सूखे नहीं।
ये एक प्राकृतिक स्पंज की तरह है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में जमीन पर कदम तो रख दिया, लेकिन वे पानी पर अपनी निर्भरता और अपनी छोटी बनावट की वजह से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस निर्भरता से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिला? अगला हीरो कौन था इस कहानी में? अगला हीरो था टेरिडोफाइट्स का समूह, जिसमें फर्न और हॉर्सटेल जैसे पौधे आते हैं। और इन्होंने एक क्रांतिकारी आविष्कार किया, संवहनी ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। अरे वाह! तो ये पौधों के लिए अपनी पाइपलाइन या प्लम्बिंग सिस्टम बनाने जैसा था। बिल्कुल सही। जाइलम की पाइपलाइन जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाती है, और फ्लोएम की पाइपलाइन पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है। इस प्लम्बिंग सिस्टम का विकास एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसकी वजह से पौधे पहली बार लंबे हो सके, क्योंकि अब पानी को ऊंचाई तक पहुंचाना मुमकिन था। वे पानी के स्रोत से थोड़ा दूर भी फैल सके। सही है। और ब्रायोफाइट्स के विपरीत इनमें असली जड़ें, तना और पत्तियां भी विकसित हो गईं। तो ये जमीन पर सफल होने वाले पहले असली पौधे थे। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण शब्द है, हेटेरोस्पोरी। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, यानी वे एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ये एक यूनिसेक्स स्पोर जैसा है, जिससे नर और मादा दोनों हिस्से विकसित हो सकते हैं। लेकिन सेलाजिनेला और सैल्विनिया जैसे कुछ एडवांस टेरिडोफाइट्स ने एक नई रणनीति अपनाई। वे हेटेरोस्पोरस हो गए। अच्छा। यानी उन्होंने दो तरह के स्पोर्स बनाने शुरू कर दिए, एक छोटा हल्का नर स्पोर और एक बड़ा पोषक तत्वों से भरा मादा स्पोर। अच्छा, तो उन्होंने काम का बंटवारा कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ? ये प्रजनन को और भी कुशल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। मादा स्पोर जो बड़ा और भोजन से भरपूर होता है, वो अपने पैतृक पौधे पर ही कुछ समय तक रहता है, जहां उसे पोषण और सुरक्षा मिलती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक भ्रूण मां के शरीर में विकसित होता है। इसी घटना को बीज की आदत यानी सीड हैबिट का अग्रदूत माना जाता है। यह बीज बनाने की दिशा में पहला कदम था, जो पौधों के विकास की कहानी में गेम चेंजर साबित हुआ। वाह! तो अब हमारे पास प्लम्बिंग वाले पौधे हैं और बीज बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। तो कहानी में आगे क्या हुआ? अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। इस नाम का मतलब ही है नग्न बीज वाले पौधे, जैसे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड सिकोया। नग्न बीज का मतलब है कि इनके बीजांड, जो बाद में बीज बनते हैं, वे किसी अंडाशय या फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि खुले में होते हैं, आमतौर पर शंकु यानी कोन की सतह पर। निषेचन के बाद बीज भी खुले ही रहते हैं। यही इन्हें एंजियोस्पर्म से अलग करता है, जिनके बीज फलों के अंदर सुरक्षित होते हैं। और एक बड़ा फर्क ये भी था कि इनके परागण के लिए अब पानी की जरूरत नहीं थी, है ना? बिल्कुल, परागकण हवा के जरिए उड़कर सीधे बीजांड तक पहुंचते हैं। यह पानी पर निर्भरता से पूरी तरह आजादी थी। इसने जिम्नोस्पर्म को उन जगहों पर भी फैलने का मौका दिया जो सूखी और ठंडी थीं। हाँ, इसीलिए आज भी हम चीड़, देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ों को पहाड़ों पर ठंडे और बर्फीले इलाकों में ज्यादा देखते हैं। और वे इन कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित भी हैं। स्रोत बताता है कि इनकी सुई जैसी पत्तियां सतह क्षेत्र को कम करती हैं। उन पर एक मोटी मोम जैसी क्यूटिकल की परत होती है और इनके रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं। ये सब मिलकर पानी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। यहाँ एक और जरूरी विकास पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट की पीढ़ी एक अलग स्वतंत्र पौधा होती थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में नर और मादा गैमेटोफाइट का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे बहुत छोटे हो गए और मुख्य पौधे यानी स्पोरोफाइट पर ही शंकुओं के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये अगली पीढ़ी को बेहतर सुरक्षा और पोषण देने का एक और कदम था। बिल्कुल। ये तो कमाल का सफर है। हम पानी की इकाई से शुरू होकर विशालकाय नग्न बीज वाले पेड़ों तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे हर तरफ फूल और फल वाले पौधे ही ज्यादा नजर आते हैं। तो आखिरी और सबसे सफल कदम क्या था? आखिरी और सबसे सफल कदम था फूलों का खिलना और फलों का बनना। एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादप आज पृथ्वी पर पौधों का सबसे बड़ा और सबसे सफल समूह है। दुनिया के सबसे छोटे पौधे वॉल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों तक वे हर जगह मौजूद हैं। उनकी जबरदस्त सफलता का राज क्या है? फूल और फल। हाँ, दो मुख्य आविष्कार, फूल
और फल। फूल असल में पौधे का एक बेहद आकर्षक विज्ञापन है। उनके रंग, उनकी खुशबू, उनका रस, ये सब कीड़ों, पक्षियों और दूसरे जानवरों को परागण के लिए आकर्षित करने का तरीका है। तो मतलब हवा के भरोसे रहने के बजाय उन्होंने परागण के लिए एजेंट्स रख लिए, बिल्कुल। जिससे ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा कुशल और निश्चित हो गई। और दूसरा आविष्कार था फल। इनके बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, जो बाद में फल बन जाता है। ये फल बीज को सुरक्षा तो देता ही है, साथ ही उसके फैलाव में भी मदद करता है। जब कोई जानवर फल खाता है तो वो बीज को कहीं दूर ले जाकर गिरा देता है। वाह, ये तो एक बहुत ही चालाक रणनीति है। इसीलिए आज वे हर जगह हैं और हमें भोजन, चारा, ईंधन, दवाइयाँ और जीवन के लिए जरूरी लगभग हर चीज इन्हीं से मिलती है। बिल्कुल। एंजियोस्पर्म का विकास पौधों के साम्राज्य की अब तक की सबसे बड़ी सफलता की कहानी है। तो आज हमने पादप जगत के विकास की एक शानदार यात्रा की। पानी में जीवन की सरल शुरुआत से लेकर जमीन पर पहला कदम रखना, फिर प्लम्बिंग सिस्टम का विकास करके ऊंचा उठना और आखिरकार बीज और फूलों जैसे क्रांतिकारी रणनीतियां अपनाकर पूरी दुनिया पर छा जाना। ये वाकई एक हैरत अंगेज कहानी है। और इस पूरी चर्चा से एक विचार करने वाला सवाल मन में उठता है। हमारे स्रोत में उल्लेख है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बीज की आदत का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आगे का रास्ता तय किया। लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उस समय करोड़ों साल पहले धरती की पर्यावरणीय परिस्थितियां कुछ अलग होती, तो क्या प्रजनन का कोई और तरीका जो बीज पर आधारित न हो प्रमुख हो सकता था? वो कैसा दिखता? ये हमें याद दिलाता है कि विकास कोई सीधी लकीर नहीं है जिस पर चलना तय था। ये तो संभावनाओं के एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी एक सफल शाखा आज हमें अपने चारों ओर दिखाई देती है।